नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है मच अवेटेड भारत का डीप ओशन मिशन जिस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो मैं जेपी शर्मा आपके सामने प्रस्तुत हूँ। दोस्तों, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, यह एक समुद्र अन्वेषण कार्यक्रम है जिसके माध्यम से भारत सरकार रिसर्च एंड डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के साथ साथ समुद्र में विद्यमान संसाधनों का दोहन करने के लिए लगभग 8,000 करोड़ रुपए की एक परियोजना संचालित कर रही है। मित्रों, जैसा कि आपको पता होगा, समुद्र हैं जो या फिर महासागर हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विनियमित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल सीवेज अथॉरिटी है, जो कि विभिन्न देशों के समझौते से स्थापित की गई है। और आपको ये जानकर भी आश्चर्य तो नहीं, एक जानकारी है कि जो जमैका नामक देश है, अटलांटिक महासागर के पश्चिमी किनारे पर स्थित है, और जो प्रसिद्ध धावक उसेन बोल्ट हैं वो वहीं के रहने वाले हैं। तो वहाँ पर इस संगठन का मुख्यालय स्थित है। दोस्तों, इस संगठन ने भारत को दक्षिण में स्थित दक्षिणी मध्य हिंद महासागर में यह कार्य करने की अनुमति दी है, जिसमें लगभग 75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आवंटित किया गया है। दोस्तों, भारत में इस कार्य की निगरानी करने वाला जो मंत्रालय है वह मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है। इस मिशन की बात करें तो भारत सरकार इसमें लगभग 8,000 करोड़ रुपए के व्यय के साथ विभिन्न संस्थाओं, जिसमें कि DRDO रही, इसरो, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एवं ICAR जैसी संस्थाएं सहयोग कर रही हैं। मित्रों, इस बीच मैं आपको बता दूं कि जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है वह मौसम से संबंधित शोध अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। इसरो के बारे में आपको पता ही होगा, चंद्रयान, मंगलयान आदि मिशनों को संपादित करने वाली भारत की प्रमुख और एकमात्र अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी है, जिसने बड़ी सफलताएं हासिल की हैं। कलाम साहब रहे हों, चाहे सतीश धवन जैसे, विक्रम साराभाई, ये सभी वैज्ञानिक इस संस्था से अतीत में जुड़े रहे हैं और इन्होंने भारत का सर हमेशा ऊंचा किया है। इसके अलावा DRDO जो आधुनिक सैन्य उपकरण, मिसाइलों का विकास और अन्य सामरिक अस्त्र शस्त्रों का निर्माण कर भारतीय सामरिक सुरक्षा को मजबूत करने का कार्य करती है। मित्रों, DRDO ने ही, आपको पता होगा, कलाम साहब के नेतृत्व में 5 मिसाइलें भी विकसित की हैं: पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, वायु इत्यादि। जहाँ तक है ICAR की बात है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यह भारत में कृषि के लिए नई नई किस्मों का विकास करने के लिए कार्य करती है, शोध और विकास को बढ़ावा देती है, और यह कृषि मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यह नई किस्मों के विकास, टीका जो कि बीमारियों से निवारक उपाय के रूप में लगाए जाते हैं, आपको पता है, तो उसके लिए शोध रिसर्च करता है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यह भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न परियोजनाएं संचालित करता है। तो कुल मिलाकर ये सभी संस्थाएं एज ए होल इस मिशन को कार्यान्वित कर रही हैं। मित्रों, अब हम मुख्य बिंदु पर आते हैं। इस मिशन का उद्देश्य समुद्र के तल में विद्यमान पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स, यह आलू के आकार की संरचनाएं होती हैं, जिनमें कि बहुमूल्य धातुएं जैसे कि क्रोमियम, वेनेडियम, फेरस,
इत्यादि। इसके अलावा लोहा, सीसा, मोलिब्डेनम, कैडमियम, वेनेडियम, टाइटेनियम आदि धातुएं भी मिलती हैं। मित्रों, ये आलू के आकार की संरचनाएं होती हैं और समुद्र के तल में पाई जाती हैं, और आपको पता है समुद्र की गहराई हजारों किलोमीटर में होती है। इसलिए इस मिशन के तहत लगभग 6000 मीटर की गहराई 6000 मीटर की गहराई तक जा सके एक ऐसा समुद्री यान कह लें उसको विकसित किया जाएगा, जिसके माध्यम से समुद्र के तल में विद्यमान चीज़ों को, जो धातुएं हैं, महत्वपूर्ण धातुएं हैं, उनका निष्कर्षण किया जाएगा, शोध और विकास कार्य किए जाएंगे। मित्रों, आपको पता है भारत में हालांकि कुछ खनिज उपलब्ध हैं, लेकिन प्राय जैसे कि आपको पता है डिजिटल टेक्नोलॉजी का जिस प्रकार से प्रसार हो रहा है और भारत की एक बड़ी आबादी इंटरनेट उपयोग करने की ओर अग्रसर हो रही है। विभिन्न डिवाइस मसलन मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट आदि के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसों की जो मांग है वो बढ़ रही है, तो उनके निर्माण के लिए जो ये रेयर धातुएं होती हैं इनका उपयोग किया जाएगा। मित्रों, अभी वर्तमान में भारत विभिन्न पश्चिमी देशों, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के देशों, चीन या फिर दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों से इन धातुओं का आयात करता है। तो इससे हमारा जो आयात बिल है उस पर काफ़ी दबाव पड़ता है। तो इसलिए सरकार ने इस रिसर्च को आगे करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए लगभग 8000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। मित्रों, इस अभियान के लिए जो वाहन होगा वो कुछ आगे इस चित्र में स्लाइड में दिया हुआ है, तो उस प्रकार का होगा। इस पे कई वैज्ञानिक हैं वो सवार होके जाएंगे और लगभग उत्खनन और विभिन्न विधियों के द्वारा इन कार्यों को संपादित करेंगे। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, इसमें इसरो, डीवीटी, डीएसटी, डीआरडीओ, आईसीएआर ये संस्थाएं सहयोग करेंगी और इससे जो भारत संसाधनों का दोहन कर सके इस प्रकार की स्थिति को बनाएंगी। मित्रों, किसी भी देश के विकास के लिए खनिजों का आपको पता है बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है और निस्संदेह यह मिशन इस दिशा में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। मित्रों, जैसे कि आपको पता है इस चित्र में दिखाया जा रहा है, ड्रिलिंग की क्रिया के द्वारा समुद्र में इन खनिजों का निष्कर्षण किया जाएगा। इसके लिए इस समुद्रयान को विकसित किया जा रहा है। भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित चेन्नई शहर में राष्ट्रीय समुद्री अनुसंधान केंद्र स्थित है, वहाँ पर ये सारी क्रियाएं की जा रही हैं। मित्रों, ये जो मैं बता रहा था ये पॉलीमेटेलिक मॉड्यूल्स होते हैं, ये जो आलू जैसी संरचनाएं होती हैं ये चित्र में दिखाई जा रही हैं। देखो किस प्रकार से इनका एक्सट्रैक्शन यानी कि निष्कर्षण किया जाता है और इनसे विभिन्न प्रकार की धातुओं को निकालकर किस प्रकार से विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों मसलन चिप्स हुआ, जो कि मेमोरी स्टोरेज के लिए उपयोग की जाती हैं, या फिर स्क्रीन्स हुई मोबाइल्स की, लैपटॉप की, टैबलेट्स की, तो इस प्रकार की चीज़ों में इसका यूज किया जाएगा। जल के शुद्धिकरण यानी कि वाटर डिसैलिनेशन यानी कि विलवणीकरण के लिए भी इस खनिजों का इनका यूज किया जाएगा, चाहे सीसीटीवी कैमरेज वगैरह हों, विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हों। मित्रों, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है इसकी इन बहुमूल्य धातुओं का उपयोग कर भारत ऊर्जा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बन सकेगा। जैसा कि आपको पता है भारत
विभिन्न खाड़ी देशों से, यानी कि सऊदी अरबिया, कुवैत, ईरान, इराक वगैरह से बड़ी मात्रा में लगभग देश की आवश्यकता का 80% तेल आयात करता है। तो इससे हमारा जो विदेशों के ऊपर निर्भरता है उसमें भी कमी आएगी और आत्मनिर्भर बनेगा। इसके अलावा हमारे जो रिसर्च इनोवेशन है, नए नए वैज्ञानिकों की जो टीम है वो तैयार होगी और उससे R&D को देश में बढ़ावा मिलेगा। उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति हो पाएगी, आधारभूत ढांचा विकसित होगा। तो इस प्रकार से चीज़ें होने वाली हैं। मित्रों इससे जुड़ी कुछ चिंताएं भी हैं, जैसे कि आपको पता है समुद्र में के तल में बेंथिक जोन जिसे कहते हैं, उसमें कई सारे पशु पक्षी तो नहीं, काफ़ी मछलियाँ या फिर शार्क वगैरह वही कई सारी प्रजातियाँ रहती हैं, तो उनको काफ़ी नुकसान होने की आशंका है। तो यहाँ पर सावधानी बरतनी होगी। और इसी के साथ हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य दोस्तों को, मित्रों को बताएं, जिससे कि हम यहाँ पर नई नई विभिन्न विषयों पर वीडियो बनाकर शेयर कर सकें और निश्चित रूप से गुणवत्ता में भी सुधार किया जाएगा। ये प्रथम वीडियो था, तो निश्चित रूप से दिक्कतें तो रही हैं बनाने में। और ये मेरा अगला लेक्चर है कल 2 बजे। ये भारत निर्माता नाम की श्रृंखला है। इसमें हम भारत के विभिन्न वैज्ञानिकों, राजनेताओं, स्वतंत्रता सेनानियों, इतिहासकार, लेखकों, वैज्ञानिकों, इन सभी के बारे में एक एक करके वार्तालाप करेंगे और कैसे इन्होंने राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है, इस बारे में हम चर्चा करते रहेंगे। तो कल 2 बजे MS स्वामीनाथन, जैसा कि आपको पता है, भारत में हरित क्रांति के पितामह कहे जाते हैं, और किस प्रकार से इन्होंने भारत की जो खाद्य सुरक्षा है उसको मजबूत बनाने में योगदान दिया है। 70 के दशक में किस प्रकार से भारत गेहूँ, चावल आदि उत्पादन में आत्मनिर्भर बना, उसके बारे में कल इस जानकारी साझा की जाएगी और किस प्रकार से इनका योगदान रहा है उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। मित्रों, आज सूचनाओं की भरमार है, लेकिन सुव्यवस्थित, अनबायस्ड, फेयर एंड टाइम बाउंड मैनर में सूचना प्राप्त हो, इसके लिए हमने इस चैनल को निर्मित किया है और लगभग 15 लोगों की टीम इस पर काम कर रही है और इसको और अच्छे से चीज़ों को करने के लिए हम प्रयासरत हैं। और आप बस इसको चैनल के प्रचार प्रसार में थोड़ा हेल्प करें। निश्चित रूप से इससे हमारे प्रयासों को काफ़ी सहायता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।